हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एसटी के साथ बेटा। तो बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो नंबर 3 है, एचपी बोर्ड 2024 में जो +2 के बच्चे जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी मार्च में एग्जाम होने बेटा, उनके लिए हेलो एल्केन हेलो रेंज की वीडियो नंबर 3 है। तो बच्चे, आज का जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है बेटा रीजनिंग टाइप का थोड़ा, कि कह रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो गाइज, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो हमने क्या करना है बच्चों, ये बताना है कि भाई कि एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या एराइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो बच्चों, पहले तो हम इन दोनों का डायग्राम बना लेते हैं, तो देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, आपके पास ये है आपके पास एराइल हैलाइड, तो आप देख लेना बेटा, ये है कोई एराइल हैलाइड, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, ये है बच्चा आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड। आप चाहे तो लिख लो यहाँ पे, इसका नाम है एराइल हैलाइड। और इसका नाम है बेटा एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो बच्चों, जो ये वाला कार्बन है ना बेटा यहाँ पे जुड़ा हुआ, सॉरी, जो ये वाला जो हेलोजन जुड़ा है यहाँ पे, जो ये वाला हेलोजन, ये भी हेलोजन है बेटा, ये भी हेलोजन है। देखो, ये हेलोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा है और ये हेलोजन भी डायरेक्ट कितने साथ क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। जो ये वाला जो जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, कार्बन एक करता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये करता है बेटा आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब दोनों में देखो एल्काइल हैलाइड क्या शो कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बेटा जो एराइल हैलाइड है वो शो कर रहा है आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों, इससे क्या होता है, तो इनके जो ये बॉन्ड है ना बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है बेटा यहाँ पे जो है इसकी जो है एराइल की जो बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है बेटे, वो क्या हो जाती है बेटा, स्मॉल हो जाती है। और बेटे जो sp3 की है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटे वो क्या होती है बेटे, लॉन्ग होती है बॉन्ड लेंथ। अब तुम्हें पता है अगर बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, इसकी लंबी होगी बेटे, बॉन्ड लेंथ अगर इसकी बड़ी होगी। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा टुकड़ा है और एक बड़ा सा टुकड़ा, तोड़ना किसको आसान होगा, बड़े को होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई बच्चों, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो सकता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है बेटे, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी। अब खुद देखिए, ये मैंने एक एक वो बना दी, आपको एक छोटा सा निमोनिक्स बना दिया है कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ऐसा, अगर मैं इसको ये बीच वाले में अगर अल्टरनेटिव अगर गोला ना लगाता तो इसको मैं कुछ ऐसा दर्शाता, देखो तो इसको मैं कुछ ऐसा दर्शाता, ऐसे ऐसे एक्स ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना, तो बेटा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इसकी छोटी हो जाती है। जब छोटी हो जाती है तो इसको तोड़ना क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो है एल्काइल हैलाइड जो है आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, और जो है आपके पास सॉरी एराइल हैलाइड आसानी से क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, जबकि एल्काइल हैलाइड आसानी से क्या करता है बेटा, आपके रिएक्ट करता है। तो आपने एक छोटी सी लाइन लिख लेना है, इसमें क्या लिखना बेटा, ड्यू टू sp2 hybridization, due to sp2 hybridization in aryl halide, make it less reactive, while aryl halide alkyl halide is more reactive
more reactive due to sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों बस इतना लिखना है, तुम्हारे 2 नंबर बन गए, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है, आपको पूछा गया कि भाई रिएक्टिविटी बतानी है आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बता दिया है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, और इसकी sp3 की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण जो इससे क्या होता है, ये कम रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है आपका, ये वाला क्या होता है आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव, और ये वाला क्या होता है आपके पास कम रिएक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। चलो पहले तो तुम देखो कि ऑर्थो क्या होता है और पैरा क्या होता है। जिस बच्चे को नहीं पता तो वो यहाँ देख लें बेटा, ये कोई बेंजीन रिंग है, ये होती है बेटा पैरा पोजीशन, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन, ये होती है फिर से पैरा पोजीशन, ठीक है। जिसको नहीं पता वो जाने बेटा। अब इसको हमें और चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1-4 पोजीशन, 1-4, ये 2 होती है बेटा, ये 3 होती है। तो 1 और 4 क्या आती है आपकी पैरा पोजीशन, और 2 होती है आपके पास ऑर्थो, और 3rd होती है आपके पास मेटा पोजीशन। अब देखो क्वेश्चन क्या कुछ है व्हाई एल्काइल हैलाइड्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। यानी कहने का मतलब है जब भी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, जो भी बेटा आपके पास इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं वो आपके कहाँ अटैच होते हैं, आपके पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब कौन आएंगे ऑर्थो और पैरा पे, वहाँ आएंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, देखो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे आपके पास, नाम ही पता है, जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कौन से होंगे, जिनके पास क्या होगा बेटा, जो क्या होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डेफिशिएंट, और आप इनको क्या कह सकते हैं, और आप इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही आएगा ना यार, इनके पास हर कोई और थोड़ी नहीं आएगा। क्वेश्चन यही है कि भाई कौन आके जुड़ेगा, और जो आके जुड़ेगा वो कहाँ आके जुड़ रहा है और क्यों आके जुड़ रहा है। चलो इसको समझाने के लिए पहले हम इसको क्या बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसको नहीं आता वो मेरे साथ साथ सीख लेना बच्चों। तो हम यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एल्काइल हैलाइड की। चलो ठीक है, देखो बेटा ये मेरे पास सिंपल एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे देखो बेटा मैंने क्लोरोबेंजीन की मदद से देखो क्लोरोबेंजीन लगाया ना, क्लोरोबेंजीन। तो बेटा यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा, देखो आराम से सीखिए, कोई बात नहीं। ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। अब यहाँ इसके बेटा क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ऊपर आप क्या लगा दो, इसमें कोई भी हेलोजन लगा दो। मैं क्लोरीन से स्टार्ट करता हूँ बेटा। इसके 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7th इसमें शेयरिंग में, सब 7 वाले इसमें शेयरिंग में डाल दिया हुआ है। तो पहला क्या बोलता है बच्चे, पहले देखो ये वाला क्या आ गया, देखो डीलोकलाइजेशन हुई पाई इलेक्ट्रॉन्स की। देखो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो जब ये जगह चेंज करे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ अगर आप इसको नहीं उठाओगे तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाते, 4 बॉन्ड बनाते। तो इसको देखो यहाँ पे उठा लिया इसको। जब इसको यहाँ पे उठा लिया तो आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो चीज़ इस तरीके से बनता है। बेटा मैं आपको पूरी वीडियो लाऊंगा रेजोनेंस पे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्यों जो है मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, लॉन पे इधर आ गया, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड की पोजीशन थी वो वैसी थी, देखो ये। अब देखो बेटा अगला, देखो अगला नेक्स्ट, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये उठा के कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देना भैया ना। अब आगे क्या नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपका बनेगा जैसा बनेगा। देखो यहाँ पे इसके पास क्या लॉन पे इधर आ गया बेटा, वेरी गुड। अब इसने यहाँ पे डाल देखो यहाँ पे, ये देख लो। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि क्यों जो है अर्थ और पैरा पे अटैक हो रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। इस मैंने
ये नहीं समझा रहा हूँ कि तुम ये बनता कैसे है, मैं तो सिर्फ ये बताना कि अटैक ऑर्थो और पैरा पे क्यों हो रहा है। चलो इसको यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ पे डाल दिया, यानी इसको इसकी क्या होगी, रिप्लेसमेंट हो रही है आपकी क्या किसकी, मतलब बॉन्ड की। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट फॉर्म को चेंज हो रही है लगातार। देखो भाई आपके पास देखो यहाँ पे लॉन पेयर आ गया, इधर ये देखो ये वैसे सेम है। देखो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑलरेडी अनस्टेबल है। तो ये क्या कर लेता है, अपना जो उसने शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन उसको वापस खींच लेगा और ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा इस वोल्टेज पे। गाइस जैसे हम यहाँ पे पहुंच, देखो ये वाला बॉन्ड अंदर चले गया और इसने अपना बॉन्ड क्या कर दिया, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर चले गया और ये ऊपर जो है बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ये किस में बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो गया आपके लॉन पेयर में। देखो क्लोरीन के अपने सारे के सारे जो 3 के 3 लॉन पेयर वापस आ गए, लेकिन क्या होगी, पोजीशन चेंज हो गई है आपके बॉन्ड की। मुझे ये नहीं बताना कि आपकी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई या नहीं हुई, मुझे तो ये बताना कि भाई क्यों जो है अर्थ और पैरा पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहे हैं। अब देखो अगर तुम देख रहे हो ये कौन सा पोजीशन है बेटा, ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। और ये कौन सी पोजीशन है बेटा, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन, इन दोनों पोजीशन पे क्या क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो भाई खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आके यहाँ बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आके बढ़ेगी ना बच्चे, तो इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगी। जब मैं कोई भी एक स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ इनका, मान लीजिए आपके पास कोई डबल बॉन्ड एक्स ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब मुझे खुद जब यहाँ पे इसके पास क्या बढ़ रहा बेटे, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है तो आके किसी पॉजिटिव को ही तो क्या करेगा, अपने लॉन पर देगा ना। जब आके लॉन पर देगा तो इसके साथ क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा, कोई ऐसा बॉन्ड बना देगा, इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना देगा, ठीक है ऐसा। और यहाँ से क्या इसने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया ना इसने अपना। तो इसी को तो क्या बोलते हैं, इसने क्या करी है, इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ अटैच है, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पे क्यों अटैच है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच डेंसिटी के कारण, ठीक है। तो आपने बता देना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। आपका आंसर ये डायग्राम बना देना, साथ में एक लाइन लिख देना बेटा बाद में लास्ट में। क्या लिख देना है कि इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है, हेंस electrophiles are attack on ortho and para position। गाइस इतना ही लिखना तुम लोगों का ना बच्चों, 2 नंबर का तो आता है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तुमको ये बताना कि क्या होता है कि वाई अल्काइल हैलाइड आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो बेटा ये बना देना है, साथ में 2 लाइनें लिख देनी है और तुम्हारे 2 नंबर यहाँ पे क्या हो गया, श्योर हो गए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब सा क्वेश्चन है बेटा। हेलोरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। बहुत ही गजब की। पहले देखो हेलोरिन्स कहते हैं कि जो ये बेटा जो हेलोरिन्स है ये बेटा सॉल्युबल है, मतलब घुल जाते किसमें, बेंजीन के साथ अच्छे से जो है बेटे, इसके साथ बढ़िया से। ये है हेलोरिन्स, इनको बोलते हैं हेलोरिन्स। ये बेटा बेंजीन के साथ प्रॉपर तरीके से क्या कर देते हैं, घुल जाते हैं। जबकि अगर मैं इस सेम चीज को अगर मैं क्या किसके साथ करूं, वाटर के साथ रिएक्ट करूं, तो कहते हैं कि अच्छे से नहीं घुल पाते। ऐसा क्या कारण है, तो इसके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी यहाँ पे। तो इसमें कुछ नहीं, जो बेटी जब कभी हम मान लीजिए ये कोई तुम्हारे पास कोई पानी है, ठीक है ना, वाटर H2 है, तुमने इसमें क्या डाल दिया, कोई भी ये चीज इसके अंदर डाल दी। जैसे तुमने इसको इसके अंदर डालना शुरू करा तो इसमें क्या हो गया बेटे,
जब तुमने इसको इसके अंदर डाला तो वाटर को तोड़ने में, यानी जब तक भाई तब तक आपस में डिजोल्व नहीं करेंगे, जब तक इनके इन दोनों के मॉलिक्यूल आपस में क्या नहीं कर देंगे, मिक्स नहीं हो जाएंगे। तो उन मिक्सिंग करने के लिए H2 में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2 में क्या पाई जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी को नहीं पता तो H2 में पाई जाती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण इसमें क्या होता है, बहुत देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो इसको तोड़ने के लिए हेलोरिन्स को क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जब क्या करते हैं, जब नया तोड़ने के, मान लीजिए इसने तोड़ भी दिया, इसको H2 को तोड़ दिया, उसके बाद जब हेलो एल्केन और हेलोरिन्स ने आपस में एक नया कंपाउंड बनाना होता है, उस टाइम क्या कहते हैं बेटा, बहुत कम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जितनी की पहले थी। अब देखो भाई एनर्जी एक साइड से आपने एनर्जी क्या लगा दी ज़्यादा, और दूसरी साइड से जब आपके बॉन्ड बन रहे हैं तो अब एनर्जी जो क्या रिलीज हो रही है कम। तो भाई ये चीज़ तो कुछ हजम नहीं हुई ना। अब एनर्जी लग रही है, पहले देखो एनर्जी रिक्वायर लग रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा, और आपके बॉन्ड क्या बनने चाहिए, जब बॉन्ड फॉर्म में जब न्यू बॉन्ड बन रहे थे तो उस टाइम जो एनर्जी क्या लग रही है रिलीज हो रही है बहुत कम। तो ये चीज़ जो है क्या क्या करता है, कंपाउंड बनाने के लिए क्या नहीं होती, सही नहीं होती। तो यहाँ लिखा है जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही थी जब H2 और फिर क्या था कि ओवरकम द फोर्स प्रेजेंट इन द हेलोरिन्स, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। जब नया बॉन्ड बन रहा था तो हेलोरिन्स एंड H2 वेरी लेस। तो उस टाइम जो है जब नए बॉन्ड बन रहे थे, किसी हेलोरिन्स और वाटर के बाद जब नए बॉन्ड बन रहे थे उस टाइम बहुत कम मात्रा में एनर्जी क्या हो रही थी, आपकी रिलीज हो रही थी, एज कम्पेयर टू जितनी इसके पास, इन दोनों के पास पहले एनर्जी थी। यानी कहने की जो पहले एनर्जी थी उससे उसके पहले, मतलब जितनी जब H2 और हेलोरिन्स की जो इनिशियल एनर्जी थी उतनी जो है बाद में नहीं रिलीज हो पा रही थी जब नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था। तो इसी कारण जो बेटा ये आसानी से इसके साथ क्या नहीं करता है, डिसॉल्व नहीं करता, क्योंकि जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उतनी आपकी एनर्जी रिलीज भी होनी चाहिए। तो इसी कारण जो है वो क्या करता है, डिसॉल्व करता है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज लिख देना है, तो इसमें 2 लाइनें लिख देना बेटा, आपने बताना देना है कि इसमें एनर्जी क्यों, इसमें एनर्जी का जो है बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, पहले लग ज़्यादा रही है और रिलीज क्या हो रही है आपकी कम हुई है, जो कि जो है जिस फिजिबल नहीं होता। कहने का मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है आपकी। बच्चों मैंने बता दिया है आपको कि किस तरीके से जो है ये हेलोरिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल, लेकिन बेंजीन में कहते हैं प्रॉपर सॉल्युबल है। क्यों है बेंजीन में सॉल्युबल बेटा, जो हेलोरिन्स है ये भी कैसे, हेलोरिन्स कैसी है बेटे, एक प्रकार से नॉन पोलर में आती है, ठीक है बेटे। और बेंजीन भी कैसी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये भी नॉन पोलर है, या फिर नॉन पोलर लिख देना, ये बेंजीन है, ये बेटा आपके पहले एराइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो आप इस बस कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, इसलिए आसानी से इसके साथ क्या करती है बेटे, रिएक्ट करती है। तो ये वाली चीज़ें आसानी से इसमें क्या करती है, रिएक्ट करती है। तो ये चीज़ आपने बता देना है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस और एल्काइल हैलाइड, देखो बच्चों तो सिंपल सा है। आपको बोला कि एराइल हैलाइड, देखो बेटा एराइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, और एल्काइल हैलाइड ये क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है। इसको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है जी। अब ठीक है, रेजोनेंस के बेसिस पे इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, अपने जल्दी ड्रॉ कर देने हैं। ये बेटा आपके पास एक्स, अब मैं सीधे यहाँ पे डाल दिया और इसको यहाँ से यहाँ निकाल दिया। अगर तुम लोगों को आता है बेटा तो कर लो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो सीख लेना। यहाँ पे एक बेटा आपके सॉरी तो गैस ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर आए और ये वाले इलेक्ट्रॉन के आगे यहाँ पे बाहर आ गए, तो आप ये लिख देना। तो जो बाहर आए बाहर, जो अंदर आए अंदर, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर था यहाँ पे एक्स, ठीक है। इसको अंदर डाल दो बेटा, इसको क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो, ये अंदर बाहर, बस अंदर बाहर निकलना है आप लोगों ने, बस और कुछ नहीं। फिर आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा, प्रॉपर सिस्टम से। अब देखो बाहर आ गए, ये अंदर आ गए, ये ऐसा था,
अब बेटा ये वाले चले गए अंदर और ये वाले क्या गए बाहर। इस तरीके से आपके पास अब बॉन्ड की क्या होगी, अल्टरनेशन पोजीशन चेंज होगी बेटे। और आपके पास वापस बन गया। अब जो एल्काइल हैलाइड है बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड है, जो एल्काइल हैलाइड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता उसके बाद। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है तो आपको पता है बच्चे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है वो होता है मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होते हैं वो होते हैं लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ, बस यही लिख देना तुम लोगों ने, फिर अपनी तरीके से बना देना इसको। मैंने क्या बोला बेटे, देखो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ठीक है बच्चों। अब देखो ये हेलो एल्केन यानी एराइल हैलाइड, जो एराइल हैलाइड क्या बना रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर एल्काइल हैलाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, यहाँ देखो ये क्या नहीं बना रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है। तो अब एल्काइल हैलाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है तो इसकी रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ठीक है, तो स्टेबिलिटी जाती है बेटे, जो स्टेबिलिटी है वो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटे, रिएक्टिविटी है। सिंपल सी बात है, समझिए क्या बोला मैंने। रेजोनेंट जो एराइल हैलाइड है वो क्या शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा वो स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो भैया तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अब एल्काइल हैलाइड क्या नहीं है, एल्काइल हैलाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो ही नहीं कर रहा। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो ही नहीं कर रहा तो भैया ऑटोमेटिकली इसकी रिएक्टिविटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बेडेंट न्यूक्लियोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसकी बोर्ड से। अब एम्बेडेंट होता है बेटा टू डोनर साइट, टू डोनर साइट बेटा, दो डोनर साइट्स हैं, ठीक है गाइस। दो डोनर साइट है, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा तो आप लिखोगे, तो आप इस ये जो हो गया ना बेटा आपके दो, जिसके दो डोनर साइट, तो आप क्या लिखोगे, न्यूक्लियोफाइल्स which have two donor site are called ambident न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है बेटा, आपके पास जैसे आपने देखा होगा साइनाइड, ठीक है। तो इसके पास भी बेटे क्या होता है, नॉन पेयर होता है, इसके पास भी क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। तो मिले कैसे होता है आपस में, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की मदद से। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दर्शा सकते हो। तो बेटा जब तो ये कार्बन से डोनेट करता है, जब ये कार्बन से डोनेट करता है तब बोलते हैं साइनाइड, तब बनाता है साइनाइड। बेटा जब ये क्या करता है, नाइट्रोजन से करता है, तब बोलते हैं इसको आइसोसाइनाइड। पर एक बात याद रखना दोस्त, ये क्या करता है सेम टाइम, या तो एक टाइम या तो सिर्फ ये डोनेट करेगा, या तो सिर्फ या तो इस कार्बन से डोनेट करेगा, या तो इस नाइट्रोजन से डोनेट करेगा। यानी बोथ एक साइड डोनेट, दोनों एक सेम टाइम पे डोनेट नहीं करेंगे। या तो कार्बन डोनेट करेगा
या तो आपके बेटा साइनाइड डोनेट करेगा। तो जब भी रिएक्शन होगा, अगर कार्बन से डोनेशन हुई तो साइनाइड बनेगी, अगर नाइट्रोजन से डोनेट किया तो आपके पास क्या बनेगी, आइसोसाइनाइड बनेगी। तो बच्चों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बेटा लाइक्स, सब्सक्राइब एंड मेरे चैनल को शेयर कर देना है बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि ये आपके एचपी बोर्ड 2024 में आपकी बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, जो भी है बच्चों आपके। जय हिंद।